नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस आईएएस में। हमें बड़ा हर्ष है, हम एक बार फिर आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, प्रस्तुत हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सर्वेक्षण के लिए। और हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर घटी हैं जो भारत के राष्ट्रहित को बहुत संवेदनशील तरीके से सामरिक राजनीतिक प्रभावित करती हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शायद ये सारा घटनाक्रम ऐसा नहीं जिन्हें हम भारत के हितों के अनुकूल मान सकें। लगभग ये वातावरण हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए नई चुनौतियां, जटिल चुनौतियां पैदा कर रहा है। यदि हम देखें तो बिल्कुल पड़ोस में अफ़गानिस्तान में कुछ लोगों को अमेरिका के वहाँ से वापसी की घोषणा के बाद ये लगा था कि अब शायद सुलह यहाँ आए और एक अंतिम अध्याय इस लंबे अरसे से चले आ रहे युद्ध का लिखा जाने वाला है। मगर कुछ और विद्वान हैं जिनका मानना है कि ये अंतिम अध्याय किसी पुराने युद्ध का नहीं, नई शुरुआत, सुलह की, शांति की होने में अभी काफ़ी विलंब होगा। और शायद यदि ये नया अध्याय है, ये नई शुरुआत है, तो एक नए लंबे दौर के गृह युद्ध की है जिसमें अराजकता, हिंसा काफ़ी व्यापक रूप से अफ़गानिस्तान को प्रभावित कर सकते हैं। और जिस तरह के हमारे संबंध काबुल सरकार के साथ रहे हैं, उन्हें देखते हुए निश्चित रूप से ये चिंताजनक है। इसी तरह अफ्रीकी महाद्वीप में, दक्षिण अफ्रीका में लूटपाट, दंगा, आगजनी की घटनाएं तेज़ी से बढ़ी हैं। वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें जेल भेजने के बाद, अदालत की अवमानना के आरोप में, भ्रष्टाचार के बड़े व्यापक आरोप उनके ऊपर थे। मगर जिस तरह से ये हिंसा वहाँ भड़की है, उसने कुछ ऐसी चुनौतियों को उजागर किया है जो इस सामयिक घटना से, जुमा की गिरफ्तारी से कहीं अधिक गहरी बुनियादी महत्व की हैं। इसी तरह अफ्रीकी महाद्वीप के पश्चिमोत्तरी छोर पर नाइजीरिया में फिर से बोको हराम सक्रिय हुआ है। इस्लामिक संगठन सक्रिय हुए हैं और उन्होंने बड़ी कठिन चुनौतियां पेश की हैं नाइजीरिया की सरकार के लिए। इन दोनों देशों के साथ, नाइजीरिया हो या दक्षिण अफ्रीका हो, भारत के पारंपरिक संबंध आर्थिक, राजनयिक, सांस्कृतिक काफ़ी मधुर रहे हैं। और इन दोनों ही जगहों में जिस तरह का घटनाक्रम सामने आ रहा है, वो भारतीय राजनीति के लिए आने वाले दिनों में फिर शोचनीय स्थितियां पैदा कर सकता है। इस सब पर हम दृष्टिपात करेंगे इस बार। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा हम उन घटनाओं का पुनरावलोकन करें जिससे संदर्भ स्थापित हो सके कि जो कुछ घट रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। और जो घटनाक्रम इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि दैनंदिन जो घटनाएं हो रही हैं लड़ाई के मैदान में अफ़गानिस्तान में, या अस्थिरता, अराजकता जो पैदा हो रही है दक्षिण अफ्रीका में या नाइजीरिया में, उसमें परिवर्तन निरंतर होगा। और आने वाले हफ्तों में भी हमें इस घटनाक्रम पर विचार करना होगा। ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनका चर्चा इस सप्ताह हम आपके साथ करेंगे। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने घोषणा की थी कि इस वर्ष 11 सितंबर तक वह सारी अमेरिकी फौजी टुकड़ियों को अफ़गानिस्तान से घर वापस बुला लेंगे, तब से ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने अपनी हार एक तरह से स्वीकार कर ली है। अमेरिका के इतिहास में 20 साल चला ये सबसे लंबा युद्ध था। और भले ही इसमें हताहत अमेरिकी सैनिकों की संख्या वियतनाम में मरने वाले सैनिकों से कम थी, वहाँ तैनात सिपाहियों की संख्या भी चौथाई से कम थी, मगर इस बात को अस्वीकार करना कठिन है कि ये युद्ध शीत युद्ध के समाप्ति के बाद लड़ा गया था। और अमेरिका ने 1 लाख से अधिक सैनिक चरम सीमा पर इस युद्ध के पहुंचने पर तैनात किए थे। और अमेरिका ने जो कुल निवेश यहाँ किया, खर्च किया, वो लगभग $2.25 खरब का था, $2.25 ट्रिलियन का। और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, 1000 अरब होते हैं। तो जब लोग तुलना करते हैं कि भारत का जो निवेश अफ़गानिस्तान में है, उसको देखते हुए हम अफ़गानिस्तान को खाली नहीं छोड़ सकते, हमको वहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज करानी चाहिए, तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हमारा भारत का कुल पूंजी निवेश $3 अरब का ही है, $3 बिलियन। और इसमें से अधिकांश खर्च किया गया है अफ़गानिस्तान में काबुल में संसद की एक भव्य इमारत के निर्माण पे, एक बड़े बांध के निर्माण पे जिसका नाम सलमा बांध है, जिसको अफ़गान भारत मैत्री बांध भी कहा जाता है, जिससे ये कल्पना की जाती थी कि जब ये सकुशल सारा काम संपन्न होगा तो 35,000 हेक्टेयर पर सिंचाई होगी। इस बांध तक पहुंचने वाली एक सड़क है। और जो चिंताजनक बात है वो ये है कि आज तालिबान ने कुछ कमांडों को इस बात के लिए तैनात किया है पाकिस्तान के इशारे पर कि भारत के प्रति सद्भावना को नष्ट करने के लिए इस बांध को निशाना बनाया जाए, इस सड़क को निशाना बनाया जाए, और यदि मौका मिले तो उस संसद के भवन को भी निशाना बनाया जाए। क्योंकि तालिबान की कोई आस्था, कोई विश्वास, कोई प्रतिबद्धता
पश्चिमी नमूने के जनतंत्र के प्रति नहीं है। उनका मानना है कि जो कबायली जनतंत्र था, जो बिल्कुल प्रागैतिहासिक किस्म का जनतंत्र था, मजलिस शूरा वाला, तो वो उसके जिसमें पंचायत की तरह से सारे फैसले कबायली मुखिया चौधरी लिया करते थे, उससे ज़्यादा की उन्हें ज़रूरत नहीं है। और ये भी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तालिबान ये घोषणा कर चुके हैं कि वो अंततः अफ़गानिस्तान में एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना करेंगे। वहाँ जो कानून होगा वह शरिया वाला होगा, और वो कबायली जो बड़े बड़े नेता हैं उनके आपसी जो समझौते होंगे उसके अनुसार शक्ति का बंटवारा, शक्ति समीकरण वहाँ संचालित होंगे। तो ये बात भारत के लिहाज से थोड़ी चिंताजनक इसलिए है कि भारत ने थोड़ी दूरदर्शिता दिखलाते हुए, अमेरिकी प्रभाव में अमेरिकी सलाह को मानते हुए अपने सारे जो गोटें थीं वो काबुल सरकार के स्थायित्व पर लगा दी थी। और आज तालिबान का सारा प्रयास ये है कि वो ये दिखा सके दुनिया को कि भारत जो अपने राजनयिकों को वहाँ के दूतावासों से, उपदूतावासों से सुरक्षित वापस भारत बुला रहा है, इस स्थिति में नहीं है कि वो उन ठिकानों की भी रक्षा कर सके जिसका निर्माण उसने अपने पूंजी निवेश से वहाँ किया है। इसके पहले भी भारतीय दूतावास पर हमले हो चुके हैं, वरिष्ठ राजनयिक की हत्या हो चुकी है, और जब तक अमेरिकी मौजूदगी वहाँ थी, अमेरिकी कवच का इस्तेमाल करते हुए भारतीय विकास कार्यक्रम में जो साझेदार लोग थे वो अफ़गानिस्तान में सक्रिय हो सकते थे। मगर एक बार अमेरिकियों के वहाँ से लौटने के बाद जिस तरह नज़र चुरा कर रातों रात बगराम का हवाई अड्डा खाली कर अमेरिकी बाहर गए हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि उन्होंने बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं की थी कि अमेरिका की फ़ौज सुरक्षित जो बची कुची है वो स्वदेश लौट आए, मगर बाकी अपने सभी हितों की बलि देने के लिए वो अब वहाँ तैयार हैं। तो भारत से अपेक्षा रखना कि वो इस क्षेत्र में एक उदीयमान शक्ति की भूमिका निभाने के लिए, क्षेत्रीय प्राथमिक शक्ति की भूमिका निभाने के लिए अपनी मौजूदगी हर कीमत पर अफ़गानिस्तान में बचाए रखेगा। और एक दूसरी चिंताजनक बात यह है कि अफ़गानिस्तान में इस 20 साल से चले आ रहे गृहयुद्ध की समाप्ति के लिए जो शांति और सुलह के प्रयास किए गए थे, उसमें अमेरिकनों ने बहुत पहले ओबामा के कार्यकाल से ये कहना शुरू कर दिया था कि कुछ तालिबान अच्छे हैं और कुछ तालिबान बुरे हैं। ये अच्छे और बुरे तालिबानों की जो परिभाषा है वो अमेरिकी राष्ट्रहित के संबंध में तो शायद तर्कसंगत ठहराई जा सकती है, पर भारत जो तालिबान को आतंकवादी मानता रहा है, पाकिस्तान की नाजायज आतंकवादी संतान मानता रहा है, उसके लिए फ़र्क करना बड़ा कठिन है कि कोई भी तालिबान अच्छा तालिबान हो सकता है। आज भारत की व्यवस्था ये है कि जब तालिबान के साथ सारी बड़ी शक्तियाँ, क्षेत्रीय शक्तियाँ संवाद के लिए तैयार हैं, और महीनों से दोहा में एक वार्ता का मंच तैयार किया गया था, वार्ता का दौर चल रहा था, भारत की समस्या ये है कि किस तरह वह इन शांति और सुलह वाली वार्ताओं में हिस्सेदारी कर सके, अपनी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा सके, अपने हितों का चर्चा कर सके। हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत सक्रियता दिखाई है, विदेश मंत्री ने ताबड़तोड़ यात्राएं की हैं, मगर उन्हें औपचारिक निमंत्रण दोहा में हिस्सेदारी का, शिरकत का नहीं मिला। और उन्होंने बस, जिसे अंग्रेज़ी मुहावरे में साइड लाइन्स कहते हैं, कि खेल के मुख्य पाले से बाहरी लोगों से कुछ जो अनौपचारिक संवाद किए, उसमें ये प्रयास किया कि भारत कहीं सक्रिय दृष्टिगोचर हो सके। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दोहा वार्ताओं में गतिरोध बहुत पहले आ गया, और लगभग 6 महीने से इसमें जो तालिबान हिस्सा ले रहे थे वो अपने परिवार के साथ खाड़ी देशों में, यूएई में, अन्यत्र अरब देशों में रहे हैं। और जो ये आशा थी कि इस बार जो तालिबान भाग ले रहे हैं दोहा में, वो नई पीढ़ी के तालिबान हैं, उन्होंने इस गृहयुद्ध के अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, वो अपने को एक जिम्मेदार पक्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परिवार के सामने पेश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको वैधानिक उनकी मान्यता उनको मिल जाए, जिसे जिजूर कहते हैं। काबुल सरकार अभी भले काबुल तक सीमित है। उनका दावा यह है कि तालिबान देश के 85% हिस्से पर कब्जा करते हैं, वहाँ न्याय का वितरण करते हैं, वहाँ लगान और महसूल वसूली करते हैं। और हाल के दिनों में जो उन्होंने जो प्रवेश द्वार हैं अफ़गानिस्तान से आने जाने के, वो जाफराबाद के आसपास वाले हों, जलालाबाद के आसपास वाले हों, वो मज़ार शरीफ के पास ताजिकिस्तान की तरफ जाने वाले हों, उज़्बेकिस्तान के पास जाने वाले हों, इन सारे स्थानों पर कब्जा कर लिया है और इनसे वो महसूल भी वसूल कर रहे हैं। तो क्या आज उनको वैधानिक मान्यता नहीं मिलनी चाहिए? सबसे बड़ा संकट ये है कि जो पश्चिमी देश थे, जिनमें अमेरिका और उसके साथी देश थे, वो आज ये मानकर स्वीकार कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में उनके कोई बुनियादी सामरिक हित आज नहीं है। इस
उसे आप अमेरिका की पराजय कहें, अमेरिका की शक्ति का ह्रास कहें और अपनी इज्जत बचाकर घर वापस लौटने का प्रयास करें, मगर लगभग स्थिति वही पुनरावृत्ति की है जैसी 1973 में वियतनाम में देखने को मिली थी। अमेरिका ने पलायन किया था, वापसी की थी और जो शरणार्थी थे जिन्होंने अमेरिका की सहायता की थी वो उसके साथ लिपट कर उसके गर्दन पर एक बड़ा भारी पत्थर बनकर साथ चलने को व्याकुल थे और अमेरिका की बुनियादी समस्या अपने पुराने सहयोगियों की जान बचाने की थी। हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा शरणार्थियों के रूप में ईरान में रह रहा है, तुर्की में रह रहा है, पाकिस्तान में रह रहा है और इन देशों के लिए तालिबान के साथ बातचीत करना अधिक अपेक्षाकृत सहज है। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि जो ये दूसरी वार्ताओं का दौर शुरू हुआ है तेहरान में, जो जिसे ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के बाद उनके विदेश मंत्री ने जिसको पेशकश की है, इसमें चीन हिस्सा ले रहा है, पाकिस्तान हिस्सा ले रहा है, तालिबान हिस्सा ले रहा है, ईरान तो हिस्सा ले ही रहा है और रूस हिस्सा ले रहा है और कहीं न कहीं परोक्ष रूप से नेपथ्य से तुर्की भी इसमें शामिल है, क्योंकि ये सारे वो देश हैं जिनकी सीमाएं या तो अफ़गानिस्तान से जुड़ी हैं और ये भी हम नहीं भूल सकते हैं कि अफ़गान, ताजिक और ईरान उस एक बड़े प्राचीन फारसी साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। तो जातीय दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से आधुनिक राष्ट्र राज्यों के रूप में ये अलग अलग हुए हों, मगर अफ़गानिस्तान बिरादरी का मामला इसे समझता है। पाकिस्तान को भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान का पख्तूनिस्तान, पश्चिमोत्तरी आदिवासी इलाका, फ्रंटियर ट्राइबल इलाका, वो सारी एजेंसीज मिली हैं। अब अगर तुलना भारत से करें तो भारत की कोई सीमा सीधे सीधे अफ़गानिस्तान से नहीं मिलती। हाँ, एक छोटा सा कुछ किलोमीटर का हिस्सा है जो पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान ने नाजायज़ कब्ज़ा किया है, वहाँ एक छोटा सा ज़मीन का हिस्सा मिलता है, मगर पिछले 7 दशक से कोई सीधा लेन देन इस प्रवेश द्वार से अफ़गानिस्तान के साथ नहीं हुआ है। भारत अफ़गानिस्तान में सक्रिय तभी तक रह सकता था जब तक अमेरिकी सैनिक मौजूदगी का कवच उसके साथ था। हमारे विकास के सहयोगी वहाँ काम कर सकते थे और हम शायद तालिबानों के आक्रमण के विरुद्ध अपनी रक्षा भी कर सकते थे। मगर आज ये सोचना कि $3 अरब के निवेश की रक्षा के लिए हम और पैसा वहाँ फेंकें या अपनी बचाव के लिए हम कुछ सैनिक मदद अफ़गानिस्तान में भेजने की कोशिश करें, ये मुझे लगता है नादानी है, बचपना है। भले ही सेनाध्यक्ष अफ़गानिस्तान के भारत का दौरा करने वाले हैं, इस दौरे के दौरान वो भारत के सेनाध्यक्ष से बातचीत करेंगे, निश्चित रूप से कुछ पेशकश अफ़गान सेना की प्रशिक्षण की हो सकती है, मगर क्या भारत इन लपटों में हाथ डालकर उंगलियां जलाने का खतरा मोल लेगा? ऐसा भारत करने से अपने को रोकता रहा है श्रीलंका में IPKF के बाद से, और भारत की वो स्थिति आज नहीं है जो अमेरिका उतने हाईटेक उपकरणों को देखते हुए पायलट रहित विमानों के द्वारा, ड्रोन्स के द्वारा, बहुत सशक्त वायुसेना के द्वारा नहीं कर पाया, वो भारत कर सकता है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि अफ़गान सेना का मनोबल बहुत गिरा हुआ है और जहाँ जहाँ तालिबान अपना कब्जा करते हैं वहाँ अफ़गान सेना तत्काल समर्पण कर दे रही है और कुछ लोग जो समर्पण करने में घबरा रहे हैं या हिचक रहे हैं, उनमें से जो लोग बचते हैं, संघर्ष की मुद्रा अख्तियार करते हैं, उनकी निर्मम हत्या खूंखार तालिबान कर रहे हैं। अब गाँव के निवासी भाग भाग कर उन शहरों कस्बों की ओर जा रहे हैं, गजनी हो, बदख्शां हो, बामियान हो, बल्ख हो, मगर कुल मिलाकर काबुल हो, कंधार हो, इन सब के चारों ओर जो घेराबंदी तालिबान कर रहा है वो शिकंजा एक तरह से फांसी का फंदा कसता चला जा रहा है। रसद पहुंचने में रोक हो रही है, ईंधन तेल पहुंचने में रोक हो रही है, तेल के जो टैंकर हैं उनको खोल के तेल को सड़क पर बहा देते हैं, आग जल लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि इस तरह से तालिबान खुद ही खुदकुशी कर रहे हैं, उनको ये संसाधन, ये बुनियादी ढांचा नहीं मिलेगा, वो ये भूल जाते हैं कि तालिबान आदी हैं रहने के एक प्रागैतिहासिक कबायली तरीके से। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत का बनाया बांध वो तोड़ देंगे, सड़कों को तोड़फोड़ कर देंगे या संसद भवन को ध्वस्त कर देंगे। ईद की नमाज के वक्त राष्ट्रपति के महल पर रॉकेटों से हमले हुए थे। जो पत्रकार हैं, जो शिक्षक हैं, जो बौद्धिक हैं, जो आलोचक तालिबान के हैं, उनको गिन गिन कर निशाना बनाया जाता रहा है। और तालिबान की इस घोषणा के बाद कि वो इस्लामी गणराज्य की स्थापना अफ़गानिस्तान में करेंगे, एक दहशत का माहौल उन लोगों में है जो पिछले 20 साल में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तालिबान को खूंखार समझते हैं और
महिलाओं को लगता है उनके अधिकारों को संकुचित किया जाएगा, उनका पढ़ने का अधिकार संकुचित होगा। अफवाहें इस तरह की भी आई हैं कि तालिबान ने घोषणा की है कि 15 साल से बड़ी उम्र की लड़कियां हों या 45 से कम उम्र की विधवाएं हों, उनको ब्याह इन इस्लाम के रक्षकों तालिबान के साथ कर देना चाहिए। तो इस पूरी अस्थिरता और घटते मनोबल के दौरान जो कुछ खबरें सुनने को मिल रही हैं कि अफगान वायुसेना ने वायुसेना से हमला किया है, कई तालिबान के कमांडर को ढेर कर दिया है, देर सवेर वो तालिबान को हरा देंगे, इस पर विश्वास करना कठिन है। तो ये मुझे लगता है जो सूचना और समाचार हमको अफगानिस्तान से मिल रहे हैं वो मनोबल को बढ़ाने के लिए जनता के और सेना के सिर्फ उपयोग इनका हो रहा है। कुल मिलाकर काबुल की घेराबंदी इस बात का प्रमाण है कि निकट भविष्य में काबुल सरकार को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि देश में के अधिकांश हिस्से में उसका अधिकार नहीं है और देर सवेर तालिबान को मान्यता, वैधानिक मान्यता देने के लिए इस प्रभाव में जब चीन उनको राजनीतिक संरक्षण दे रहा है, समर्थन दे रहा है, ईरान दे रहा है, तुर्की दे रहा है, रूस दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका इससे सहमत है। और भारत के लिए बात समझने की है कि जहां अमेरिका ने उसको तो उस क्वाड में फंसा रखा है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जो दक्षिणी चीनी सागर वाला क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र है, इस वाले क्वाड में जो जहां चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस नज़र आ रहे हैं और हाशिए पर कहीं टर्की भी नज़र आता है, उसमें भारत का स्थान कहीं नहीं है। तो भारत के लिए ये बड़ा कठिन है कि चाहे वो दोहा वार्ता हो, चाहे वो तेहरान वार्ता हो। अब हमारे विदेश मंत्री ने फिर अद्भुत सक्रियता दिखाई है, वो दुशांबे गए, वो जॉर्जिया गए, उन्होंने इधर उधर कई बातें की, अपने रूसी सहयोगी से बात की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के दौरान। मगर ये सारी बातें दिखावे की हैं। यदि आप देखें कि जब तक रूस और चीन के हितों का सन्निपात हो रहा है और ईरान और चीन के हितों का सन्निपात पाकिस्तान के सामरिक हितों के साथ हो रहा है, तब तक अफगानिस्तान में इन्हीं देशों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगी, चाहे वो इस्लाम के कारण हो, चाहे वो भौगोलिक भू राजनीतिक निकटता के कारण हो और हितों के सन्निपात के कारण हो। तो चीन चाहता है कि अफ़गानिस्तान में वो सक्रिय रहे, इसलिए नहीं कि अफ़गानिस्तान में कोई बहुत ऐसे संसाधन है जिनका दोहन वो कर सकता है। अफ़गानिस्तान 20 वर्ष से युद्ध में ध्वस्त एक देश है जो बहुत कुछ निवेश का लाभ चीन को नहीं पहुंचा सकता, मगर चीन उस रिक्त शून्य को भरना चाहता है जो अमेरिका ने खाली किया है। यही काम वो सीरिया में कर रहा है। तो चीन को आर्थिक लाभ तत्कालिक हो या ना हो, उसका जो वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम है ब्रिक वाला, या जो उसका वो पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा है, उसके लिए अफ़गानिस्तान का महत्व है। जब तक वह भारत को का कद और छोटा कर सकता है, उसके लिए इतनी बड़ी कीमत अफ़गानिस्तान में प्रवेश की काफ़ी रहेगी। अभी हाल में एक दुर्घटना में, जो दुर्घटना नहीं कहना चाहिए, एक हमला था आतंकवादी, अनेक चीनी इंजीनियर और जो उनके सहयोगी विशेषज्ञ थे उनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना की जांच के लिए चीन ने अपने खुफिया अधिकारियों को वहाँ भेजा है। मगर कुल मिलाकर चीन इस तरह की हादसों को स्वीकार करता रहा है, क्योंकि उसके लिए दीर्घकालीन दृष्टि से चीन के प्रभुत्व को पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में उसकी मौजूदगी बेहद लाभप्रद है। भारत के लिए चुनौती बनी रहेगी कि वह इन दोनों समस्याओं का राजनयिक और सामरिक मुकाबला कैसे करे। कुछ ही समय पहले तक यह समझा जाता था कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जो विकसित देश है, औद्योगिक देश है, जिसकी गिनती मछली इनकम से ऊपर वाले देशों में की जाती थी, जिसे प्रवेश द्वार समझा जाता था अफ्रीका महाद्वीप का, कि उस वही प्रगति का पथ प्रशस्त करेगा बाकी पड़ोसियों के लिए। दक्षिण से जो ये पथ शुरू होगा आर्थिक विकास का, वो उत्तर तक पहुँचेगा। मगर आज हालात बहुत विचित्र हैं। इसे विडंबना से भी अधिक ये कहना चाहिए कि एक बहुत दुखद त्रासदी वाली स्थिति है। जो देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, जो विकसित है, जिसकी औद्योगिक क्षमता है, वैज्ञानिक क्षमता है, तकनीकी कौशल जिसके पास है, जहाँ का आधारभूत ढांचा बड़ा अच्छा था, वो एक ऐसी मुश्किल से गुज़र रहा है जहाँ अधिकांश जनता का जीवन बिल्कुल नारकीय हो चुका है। अभी हाल में जो हिंसा का विस्फोट वहाँ हुआ, लूटपाट, आगजनी, भूतपूर्व प्रेसिडेंट जेकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद उसने ये स्पष्ट कर दिया कि शांति और सुव्यवस्था या समृद्धि का जो मुलम्मा ऊपर से नज़र आता है वो भीतर से कितना कच्चा है। जो लूटपाट शुरू हुई उसने भीषण ज्वालामुखी के विस्फोट का रूप शुरू किया और
वर्तमान राष्ट्रपति रामाफोसा ने बात स्वीकार की कि भले ही जेकब जुमा की गिरफ्तारी के विरुद्ध ये चिंगारी प्रकट हुई थी, मगर जो विस्फोट हुआ वो उस आक्रोश का विस्फोट था जिसका कारण बुनियादी था और कहीं कुछ और था। तो क्या था वो आक्रोश? लगभग 200 लोग मारे गए, 1200-1300 लोग गिरफ्तार किए गए, स्थिति पर काबू पाने के लिए 20,000 सैनिक तैनात करने पड़े, गोलियां चलाई गईं, मासूम बच्चे मारे गए। जो लोग लूटपाट कर रहे थे उनको आप अपराधी ही मान लें, तब भी कि जिसके हाथ में एक कोका कोला की बोतल थी, एक जीन्स थी या कुछ अनाज का थैले थे, उनको किस मजबूरी ने इस लूटपाट के लिए वहाँ भेजा था माल पे, एयर कंडीशन मॉल्स पर या दुकानों पर, ये सोचने का विषय है। इस बात को नकारना बड़ा कठिन है कि नस्लवादी अपार्टाइड की नीति के समाप्त होने के 3 दशक बाद भी दक्षिण अफ्रीका में एक ख़ास तरह का नस्लवाद चल रहा है जो रंगभेदी जातीय न हो मगर अमीर और गरीब के बीच की खाई है। 20% आबादी का कब्ज़ा 70 से 75% संसाधनों पर है और जो लोग वहाँ अमीर और संपन्न हैं वो एक बहुत ही अश्लील विलासी भोग विलासी जीवन यापन शैली के अनुसार आचरण करते हैं, जिसको देख देख कर गुस्सा भड़कता है उन दरिद्रों पर, वंचितों पर, जिनको खाने को खाना नहीं मिलता, जिनको रोज़गार नहीं मिलता, जिनकी झोपड़पट्टियों में पीने का पानी नहीं पहुंचता, बिजली नहीं पहुंचती। इस बात को नकारना बड़ा कठिन है कि आज बेरोज़गारी की दर 32.5% के आसपास घूम रही है दक्षिण अफ्रीका में, और जो ये संपत्ति का वितरण है, जो ये जीवन यापन शैली है, उससे कहीं न कहीं वंचितों में आक्रोश का विस्फोट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। आज भी जो संसाधन हैं उन पर कब्जा प्रकारांतर से, पर्दे के पीछे से गोरों द्वारा नियंत्रित प्रबंधित बहुराष्ट्रीय निगमों का ही है और या कुछ उन अफ्रीकनों का है जो मोहरे हैं उन कंपनियों के। तो आम आदमी को 3 दशकों में कुछ मिला नहीं है। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ राज कर रही है, उस जिसके नेता कभी नेल्सन मंडेला थे, कभी बिशप टूटू थे, उनकी तरह का कोई करिश्माई व्यक्तित्व आज यहाँ है नहीं। और जेकब जुमा के कार्यकाल के जो पिछले 9 वर्ष रहे हैं वो लगभग व्यर्थ गए साल बताए जाते हैं, और उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते रहे हैं उनकी जिम्मेदारी पहुंचती है एक भारतीय मूल के व्यापारी के साथ, जो परिवार था गुप्ता परिवार का। गुप्ता परिवार का जब वर्चस्व था तो ऐसा था कि उन्होंने लगभग हर धंधे में अपने हाथ पसार पैर पसार रखे थे, और वो ये निर्देश देते थे कि राष्ट्रपति जुमा तत्कालीन अपने मंत्रिमंडल में किसको स्वीकार करें, किसको कौन सा विभाग दें। उनके पुत्र को उन्होंने अपने कंपनी में निदेशक का सलाहकार का पद दिया हुआ था। और भ्रष्टाचार का ये आलम था कि जो जानवरों के अभयारण्य थे वो भी उनके स्वामी वो थे, और जब एक बार अपने चार्टर्ड प्लेन को उन्होंने वायुसेना की पट्टी पर उतारा तब लोगों को लगा कि इस व्यक्ति का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो बिल्कुल पूर्व औपनिवेशिक शासकों की तरह, फिरंगी गौरांग महाप्रभुओं की तरह आचरण कर रहा है। और दुर्भाग्य से इसी का नतीजा आज हमको देखने को मिल रहा है। जो दंगे भड़के हैं उनके निशाने पर भारतीय दुकानदार हैं, भारतीय सौदागर हैं, उनकी संपत्तियां हैं, और जब अपनी संपत्तियों के बचाव के लिए ये भारतीय बंदूक लेकर लुटेरों से के ऊपर गोली चलाते हैं तो राष्ट्रपति को कहने को मजबूर होना पड़ता है दक्षिण अफ्रीका के कि आप चाहे भारतीय मूल के हों या मूलतः अफ्रीकी हों, आप दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं, ये देश हम सबका है, हमको इसमें किसी भी प्रकार का नस्लवादी या सांप्रदायिक जहर नहीं घुलने देना चाहिए। ये कहना आसान है। इसका एक जो औपनिवेशिक परिवेश है, भारतीयों के मन में ये बात है कि जब से महात्मा गांधी वहाँ रहे हैं हमारा एक भावनात्मक रिश्ता दक्षिण अफ्रीका के साथ है। मगर महात्मा गांधी वहाँ सत्याग्रह के प्रयोग के बाद भारत चले आए थे, और महात्मा वो भारत आने के बाद बने। भले ही प्रेरणा सत्याग्रह की उन्हें वहाँ मिली हो, मगर आज भी कुछ अफ्रीकियों को लगता है कि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में था वो अफ्रीकियों के लिए उतना नहीं था। महात्मा ने भले ही ज़ुलू युद्ध में हिस्सा लिया था, मगर बाकी जो उनके साथ जुड़े लोग थे उनकी सहानुभूतियाँ और कार्यक्रम दक्षिण एशिया से आए प्रवासियों के लिए सीमित थी। वो हिंदू हों, मुसलमान हों, आज के पाकिस्तान से आए लोग हों, बांग्लादेश से आए लोग हों, म्यांमार से आए लोग हों या श्रीलंका से आए लोग हों। तो कुल मिलाकर आज कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोगों के मन में थोड़ा आक्रोश अश्वेतों के मन में है कि जो भारतीय लोग वहाँ बसे हैं वो अपने को अश्वेतों से कुछ बेहतर, गौरांग महाप्रभुओं के निकट समझते रहे हैं। उनकी भूमिका बिचौलियों की सी रही है, और कई जगह महात्मा गांधी की मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, न केवल दक्षिण अफ्रीका में बल्कि कुछ अन्य देशों में, घाना जैसे देशों में। भारत के राजनयिकों को यह सोचने की ज़रूरत है और गंभीरता से ये लेखा जोखा तैयार करने की कि दक्षिण अफ्रीका में वास्तव में हमारे आर्थिक और सामरिक हित क्या हैं,
उसके बाद ही राजनयिक की बात वहाँ शुरू की जा सकती है। कई लोगों को लगता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं, तो सहकार की एक भूमिका जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है कि दक्षिण अफ्रीका से हमारा दक्षिण अमेरिका पहुँचने का रास्ता प्रशस्त होता है, दक्षिण अफ्रीका को प्रवेश द्वार हम बना सकते हैं। शेष अफ्रीका का नेल्सन मंडेला गांधी को अपना आदर्श मानते थे, उसका एक भावनात्मक लगाव हमारे साथ है। मगर याद रहे कि पिछले 25 साल में नेल्सन मंडेला की यादें भी धुंधलाने लगी हैं। जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन थी, शांति और सुलह का आयोग, उसकी भी सीमाएं आज स्पष्ट होने लगी हैं। कुल मिलाकर जो आज वर्ग संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में है, वो उन ऐतिहासिक यादों के सहारे उस पर मलहम नहीं लगाया जा सकता है। कहीं ना कहीं भारत को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे हित अफ्रीका के कुछ और देशों में शायद इससे अधिक महत्वपूर्ण है, और हमें इस देश को, जो अपने को भी समझता रहा है बड़े दिनों से एक औद्योगिक रूप से विकसित और समृद्ध और संपन्न देश, उसके साथ हमारा नाता बहुत उतना सीधा नहीं होता है हितों का जैसा अन्यत्र है। यदि हम वहाँ से अपनी दृष्टि मोड़ें नाइजीरिया की तरफ, जो तेल निर्यातक देश है, जहाँ से भारत तेल की आपूर्ति करता है, वहाँ भी स्थिति कुछ दुखद हुई है। वहाँ भी बोको हराम नाम का जो संगठन है, उसने खुल्लम खुल्ला एक चुनौती वहाँ की सरकार को दी है कि उसकी संप्रभुता का वो निरादर करती है। उसकी सेना का, नाइजीरिया की सेना का मनोबल गिरा हुआ है, और जो बोको हराम के लोग हैं, ये नाइजीरिया की सरकार स्वीकार नहीं करती कि ये बोको हराम ही सब कुछ करता है। बोको हराम चूँकि कट्टरपंथी इस्लामी तबका है, वहाँ की सरकार का कहना है कि ये सब लोग तो एक अवसरवादी अपराधी हैं जो लूटपाट करके, फिरौती करके, बंधक बनाकर लोगों को अपना धंधा चलाते हैं। मगर हकीकत ये है कि ये लोग जो भी हों, जिनको आप अवसरवादी लुटेरे कहें या असामाजिक तत्व कहें, ये वही लोग हैं जो अवसरानुसार जुड़ जाते हैं बोको हराम के साथ, भगोड़े बन जाते हैं नाइजीरिया की सेना के साथ से, जिनको तनख्वाह नहीं मिली है, अपने हथियार लेकर चले जाते हैं, और लगभग एक धंधे के रूप में बंधक बनाया जाना और फिरौती मांगना वहाँ चल रहा है। पहले नाइजीरिया के पूर्वी छोर में था, अब ये पश्चिम उत्तरी छोर तक पहुँच चुका है। और बोको हराम तो साफ साफ एक इस्लामिक कट्टरवादी संगठन है, जिसके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं इस्लामिक जो खिलाफत पश्चिमोत्तरी अफ्रीका की है, जिसके संबंध ISIL के साथ हैं, दशेश के साथ हैं। ये इन लोगों के नाम बदलते रह सकते हैं, मगर ये जो तत्व हैं कट्टरपंथी इस्लामी तत्व, ये नाइजीरिया से लेकर, नाइजर से लेकर मलावी, मालवी और चाड, बल्कि ये कहिए युगांडा की सीमा तक पहुंचते हैं। और यहाँ ये स्थिति इन सब सरकारों की ऐसी है कि बमुश्किल इन्होंने प्रादेशिक राजधानियों पर या केंद्रीय राजधानी पर अपना कब्जा रखा है। अभी हाल में नाइजीरिया में ये हुआ है कि वायुसेना के एक विमान को मार गिराया था इन बागियों ने। अब इन बागियों को आप बोको हराम का समर्थक कहिए या अवसरवादी लुटेरा कहिए, मगर बात प्रमाणित ये होती है कि वायुसेना भी इनके खिलाफ कारगर नहीं है, और कुछ समय बाद शायद जो सेना का मनोबल गिरा है, शायद कोई वायुसैनिक भी इनके ऊपर हमला करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं होगा। स्थिति वही होगी जिसे अफगान तालिबान कभी स्टिंगर से बड़े बड़े विमानों को हिला देते थे, और उनके आसमान से गुजरने वाला कोई भी विमान निरापद नहीं था। सोचने की बात यह है कि नाइजीरिया इस सर्वनाशक कगार तक पहुंचा कैसे है। वो तेल निर्यातक देश तो है, मगर वहाँ भी सरकार में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, और सरकार के जो अधिकारीगण हैं, सर्वोच्च अधिकारी फौज के हैं, उनकी सांठगांठ भ्रष्ट व्यापारियों के साथ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ है। वो तेल कंपनियों पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने संगठित अपराधियों को बढ़ावा दिया है तेल के उत्खनन के लिए, शोध के लिए। तो वहाँ उन कंपनियों का कहना है कि भ्रष्टाचारी सरकार के कारण उनका निवेश वहाँ निरापद नहीं है, प्रदूषण बढ़ा है। और बियाफ्रा के युद्ध से जो सन 70 के दशक में था, आज तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया का विभाजन भी स्पष्ट है। कहीं न कहीं इस लंबे चले गृह युद्ध में ईसाइयत और इस्लाम का संघर्ष भी है, जो आज भी फिर से सर उठाता दिख रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार और सैनिक बलों के मनोबल के गिरने के कारण ये उस चुनौती का सामना करने में असमर्थ नज़र आते हैं जो बागी इनके सामने पेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका कहीं न कहीं उनको समर्थन मिल रहा है कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों के साथ। ये चुनौती सिर्फ भारत के लिए नहीं है, किंतु भारत तेल का आयात करता है नाइजीरिया से, और वहाँ निवेश, वित्तीय निवेश भी भारत का रहा है। मगर दुर्भाग्य से नाइजीरिया से जो खबरें सुनने को मिलती हैं, वो मादक द्रव्यों की तस्करी की, वो देह व्यापार की, वो नाजायज हथियारों की तस्करी की, और इस्लामी कट्टरता को एक तरह से जियो और जीने दो वाला संरक्षण देने की है। तो यहाँ भी जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं, जो बड़ी तेल कंपनियाँ हैं, उनका निवेश
भारत की तुलना में कहीं अधिक बड़े पैमाने पर है। बार बार हमें सुनने को मिलता है कि नाइजर हो, आइवरी कोस्ट हो, वहाँ भी भारत सक्रिय हो सकता है, मगर ये पूरा क्षेत्र बुर्किना फासो, सेनेगल आदि वो वाला क्षेत्र है जो राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर है और भारत के लिए ये चुनौती यहाँ भी बनी रहेगी। चुनौती भारत के लिए मगरब वाले प्रदेश में भी बनी है, जहाँ इथियोपिया है, सूडान है, दक्षिणी सूडान है, पर उसका जिक्र फिर कभी, आज अभी इतना ही। इस बार के लिए इतना ही। हमें थोड़ा खेद इस बात का है कि इस बार इस सर्वेक्षण में हम कोई बहुत आशावादी स्वर मुखर नहीं कर पा रहे हैं, मगर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विशेषता है कि घटनाएं अप्रत्याशित होती हैं, बहुत तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय माहौल बदलता है और किसी भी देश के लिए, सिर्फ भारत का प्रश्न नहीं है, ये चुनौती बनी रहती है कि वो किस प्रत्युत्पन्न मति के साथ, कितनी तेज़ी के साथ अपनी उन नीतियों में परिवर्तन ला सकता है जो उसने इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के पहले अपने राष्ट्रहित के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए तय की थी। ये चुनौती पहली बार भारत के सामने नहीं आ रही है और न केवल भारत ऐसा देश है जिसके सामने ये चुनौती आई हुई है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो अफ्रीकी महाद्वीप हो। मगर जिस बात की ओर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, सोचने की बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हर बड़े देश के लिए, और जो भारत है, जो स्वाधीन देश है, किसी का पिछलगुआ नहीं बन सकता, किसी का बगल बच्चा नहीं बन सकता, पूरे शीत युद्ध के दौरान जिसकी नीति कूटनिरपेक्ष रही थी, अपने राष्ट्रीय हित को अहमियत देते हुए हमें इस बात की विवेचना, विश्लेषण करना चाहिए कौन हमारा इस समय मददगार साथी दोस्त हो सकता है, जिसके हितों के साथ हमारा सन्निपात हो सकता है। हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि पिछले 2 दशकों में हमने इस मरीचिका का पीछा किया है कि अमेरिका हमेशा हमारा साथ देता रहेगा, हर मोर्चे पर, हर महाद्वीप में उसके और हमारे हितों का एक सन्निपात है। इस बात को नकारना कठिन है कि आज अमेरिका फिर से एकांतवासी हो रहा है, हस्तक्षेपकारी नहीं, अपने अनुभव के कारण। और अमेरिका जिन आंतरिक दबावों से जूझ रहा है, आंतरिक आर्थिक विकास के, नस्लवादी वैमनस्य के, जो गोरे हैं उनकी अहंकारपूर्ण ईसाइयत के आक्रामक तेवरों के कारण, ये सारी, और या जो शरणार्थी वहाँ पहुँच रहे हैं दक्षिण अमेरिका से, उनको देखते हुए ये कल्पना करना कठिन है कि दक्षिण एशिया में, मध्य एशिया में या अफ्रीका में अमेरिका के साथ हम कुछ कर सकते हैं। मगर इस दौरान हमने जो हमारे मित्र थे, जैसे रूस, आजमाए हुए, उनसे थोड़ा दूरी बढ़ाई है। इसके लिए सिर्फ भारत जिम्मेदार नहीं है, पुतिन ने शायद स्वयं अपनी नज़रें यूरोप की ओर बढ़ाई हैं, मगर इस बात को भी अनदेखा करना कठिन है कि आज रूस और चीन एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। आज ईरान चीन के बहुत करीब पहुंचा हुआ है, चीन का पूरा समर्थन पाकिस्तान को प्राप्त है। तो चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान एक तरफ मध्य एशिया में, और कहीं हाशिए पर तुर्की, इससे अमेरिका को कोई संतोष नहीं है। उसने एक नया क्वाड यहाँ खड़ा कर दिया है जिसमें उसको कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये पाकिस्तान के हितों के लिए भली लाभप्रद हो सकता हो, भारत के हितों के लिए हम इसे बहुत लाभप्रद नहीं मान सकते। इसी तरह अमेरिका ने कोई रुचि नहीं दिखाई है कि वो अफ्रीकी अस्थिरता घटनाक्रम में कोई योगदान करे। जिन बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वहाँ हीरो में, सोने की खानों में रुचि है, वो निश्चित रूप से इस घटनाक्रम को प्रभावित करने की कोशिश करेंगी और उनके पास ये बल भी होगा कि वो हर सरकार को नियंत्रित वहाँ कर सकें। तो इस भ्रांति में भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ की सरकार निर्वाचित सरकार है, वो जनतांत्रिक सरकार है, इसलिए जनमत का प्रभाव उस पर पड़ सकता है, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे वो नाइजीरिया हो। वहाँ जिस तरह की विस्फोटक आक्रोश का सामना इन 2 राज्यों को करना पड़ रहा है, और जिस किसी भी पैमाने पर आप इन्हें प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश माने या विकसित देश माने, आज स्थिति है कि ये भी असफलता की कगार पर खड़े हैं। भारत को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आप भी इसके बारे में सोचिए, और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होने तक धन्यवाद।